जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा सागर अकेडमी पे। आई होप आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आपकी पढ़ाई बढ़िया और बेहतरीन ढंग से चल रही होगी। जैसा कि साथियों आपको पता है कि एसएससी एमटीएस के लिए जीके का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किया गया है। साथियों आज हम टॉप 20 प्रश्नों को करने वाले हैं। जितने भी प्रश्न हैं साथियों एसएससी के किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। तो आज साथियों हम टॉप 20 प्रश्नों को एसएससी में जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न अब तक पूछे गए हैं उन्हीं प्रश्नों को करने वाले हैं। इससे साथियों आपको पता चल जाएगा कि एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो साथियों आज टॉप 20 प्रश्नों में से प्रीवियस ईयर के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम में आए हुए हैं। उन्हीं प्रश्नों को आज हम प्रैक्टिस सेट में करने वाले हैं। तो साथियों क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। आपसे विनती है कि आप वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। और साथियों इस प्रश्न का उत्तर भी आप अपने मन में टिक करते चलिएगा और लास्ट में कमेंट बॉक्स में बताना कि टॉप 20 प्रश्न में से कितने प्रश्न आपने सही किए। तो क्लास को साथियों आप इस प्रकार से देखिएगा जैसे मैं एग्ज़ाम हॉल में बैठा हूँ और मुझे ये प्रश्न एग्ज़ाम हॉल में देखने को मिल रहे हैं। यदि आप इस प्रकार से क्लास को देखेंगे तो आपको साथियों काफ़ी इंटरेस्ट और मज़ा आने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के अब हम क्लास की ओर बढ़ते हैं। स्क्रीन पे आपको प्रश्न नंबर 1 दिख रहा होगा। साथियों प्रश्न है, पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन कहा जाता है। साथियों प्रश्न की पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन कहा जाता है। यह साथियों एसएससी सब इंस्पेक्टर 2012 के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। यानी साथियों एसएससी सीपीओ का जो पेपर हुआ था 2012 में उसमें यह प्रश्न पूछा गया था साथियों। तो मैंने शुरू में ही आपसे बताया था कि जितने भी प्रश्न हैं एसएससी में पूछे गए प्रश्न हैं उन्हीं प्रश्नों को आज हम प्रैक्टिस सेट में करने वाले हैं। तो प्रश्न की पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है पृथ्वी शिखर सम्मेलन, ऑप्शन बी है जल शिखर सम्मेलन, ऑप्शन सी है वायु शिखर सम्मेलन और ऑप्शन नंबर डी है संसाधन शिखर सम्मेलन। तो देखिए साथियों इसको क्या कहते हैं, जो पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन होता है इसको हम कहते हैं साथियों पृथ्वी शिखर सम्मेलन। क्या कहते हैं? तो पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। साथियों यह एसएससी सीपीओ 2012 में पूछा गया प्रश्न था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। साथियों स्क्रीन पे आपको प्रश्न नंबर 2 दिख रहा होगा। प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ पर है। साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी जो होती है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ये आपसे पूछा गया है। यह भी प्रश्न साथियों आपका एसएससी सब इंस्पेक्टर 2012 के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। यानी एसएससी सब इंस्पेक्टर लिखा आ जाए साथियों तो आप इसको एसएससी सीपीओ समझ लीजिएगा। साथियों क्या, तो एसएससी सीपीओ के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। देखिए साथियों जीके जीएस का कोई तोड़ नहीं होता, वह कहीं से भी आपसे पूछा जा सकता है। आज के समय में साथियों एमटीएस एग्ज़ाम को कई लोग हल्के में लेते हैं, बट साथियों एमटीएस एग्ज़ाम बहुत हल्का नहीं है। इसको केवल आप 10th पास मत समझिए। यह साथियों सीजीएल जैसे एग्ज़ाम को टक्कर दे रहा है। जो प्रश्न साथियों सीजीएल में नहीं पूछे जाते हैं ऐसे प्रश्न साथियों आपको एसएससी एमटीएस में देखने को मिल रहे हैं। जो बच्चे साथियों एमटीएस को क्रैक नहीं कर पाते वह सीजीएल को क्रैक कर जाते हैं। ऐसा क्यों साथियों? तो ऐसा इसलिए है क्योंकि साथियों एमटीएस केवल 10th पास ही नहीं है, इसके क्वेश्चन साथियों अब टफ आने लगे हैं। तो एमटीएस एग्ज़ाम को आप हल्के में लेके मत चलिएगा, क्योंकि साथियों एमटीएस में अब जो मेरिट जाती है साथियों इस समय जीके और अंग्रेजी के विषय पे जाती है। तो जीके का तो साथियों कोई तोड़ नहीं होता, जीके कहीं से भी पूछा जाता है। मान लीजिए आप मेहनत करके अंग्रेजी में अपने मॉक अच्छे ले आएंगे, बट साथियों जीके जो होता है एसएससी वाला जानता है कि जीके का कोई तोड़ नहीं साथियों, जीके कहीं से भी पूछा जा सकता है। तो इसीलिए साथियों एमटीएस को आप हल्के में लेके मत चलिएगा। तो इसलिए साथियों हम जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न चाहे सीपीओ हो, चाहे सीजीएल हो, चाहे सीएचएसएल हो, जितने भी प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं उन्हीं प्रश्नों को हम आपको प्रैक्टिस सेट में करवा रहे हैं। इससे साथियों आपको सिर्फ एक आइडिया पता चलेगा कि हाँ एग्जाम में किस लेवल के प्रश्न पूछे जा रहे हैं और किस लेवल के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आज साथियों हम एसएससी में जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए उन्हीं प्रश्नों को हम करवा रहे हैं। तो देखिए प्रश्न था कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ पर है। तो साथियों बात करें इसके हेडक्वार्टर की, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, तो इसका हेडक्वार्टर है वियना में। कहाँ पे है? तो वियना में है साथियों। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय वियना में स्थित है। और साथियों वियना की राजधानी क्या है? तो साथियों ऑस्ट्रिया जो है साथियों, ऑस्ट्रिया की राजधानी साथियों क्या है? तो वियना है। इसको आप ध्यान में रखिएगा साथियों, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है। तो इम्पोर्टेंट है साथियों, एग्जाम में कई बार यह प्रश्न पूछा भी जा चुका है कि ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या है। तो साथियों ऑस्ट्रिया की राजधानी को हम वियना के नाम से जानते हैं। और साथियों जेनेवा की बात करें तो जेनेवा में साथियों आपका डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय और डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय साथियों, इन दो चीज़ का मुख्यालय जेनेवा में स्थित है। तो डब्ल्यूएचओ मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और डब्ल्यूटीओ का मतलब होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन और विश्व व्यापार संगठन, इन दोनों का साथियों मुख्यालय जेनेवा में ही है। और आप कमेंट बॉक्स में बताना कि डब्ल्यूएचओ और डब्ल्यूटीओ की स्थापना कब होती है। तो चलिए साथियों हम प्रश्न नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं।
स्क्रीन पे आपको प्रश्न नंबर 3 दिख रहा होगा। प्रश्न है कि माउंट एवरेस्ट पर 2 बार विजय पाने वाली प्रथम महिला कौन है। यह भी साथियों एसएससी सब इंस्पेक्टर यानी एसएससी सीपीओ में पूछा गया प्रश्न है। तो देखिए साथियों, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार विजय पाने वाली प्रथम महिला कौन है। इंपॉर्टेंट प्रश्न साथियों, एग्जाम में पक्का पूछा जा सकता है क्योंकि यह एसएससी सीपीओ में 2012 में पूछा गया प्रश्न है। तो साथियों, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार विजय पाने वाली प्रथम महिला, साथियों ध्यान से पढ़िएगा प्रश्न। तो प्रथम महिला बोला है, तो माउंट एवरेस्ट पर विजय पाने वाली प्रथम महिला है साथियों कौन, तो संतोष यादव। साथियों संतोष यादव जो है यह माउंट एवरेस्ट पर 2 बार विजय पाने वाली प्रथम महिला है। और साथियों इन्होंने यह उपलब्धि 10 मई 1993 को, कब, तो साथियों 10 मई 1993 को साथियों 10 मई 1993 को हासिल की थी। यह एक साथियों भारतीय पर्वतारोही हैं जिन्होंने 2 बार माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है। इनकी इस उपलब्धि के लिए भारत सरकार की ओर से इन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है। तो इम्पोर्टेंट है साथियों, इन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो एग्जाम में प्रश्न पूछा भी जा सकता है कि किस पर्वतारोही को पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है। तो साथियों संतोष यादव को। तो इम्पोर्टेंट है साथियों, इन्होंने 10 मई 1993 को साथियों यह रिकॉर्ड बनाया था। तो इम्पोर्टेंट प्रश्न बन जाता है। चलिए प्रश्न नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4 है। प्रश्न है कि जर्मनी में किस भारतीय हॉकी खिलाड़ी के नाम पर सड़क का नाम रखा गया है। एसएससी सब इंस्पेक्टर 2012 ने सीपीओ में पूछा गया प्रश्न। पहले तो साथियों स्टार लगा के चलिए साथियों, पक्का पूछा जा सकता है प्रश्न। प्रश्न की जर्मनी में साथियों कहाँ पे, तो जर्मनी में किस भारतीय हॉकी खिलाड़ी के, तो किस भारतीय हॉकी खिलाड़ी के नाम पे साथियों वहाँ पे एक सड़क का नाम ही रख दिया गया है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों उस भारतीय हॉकी खिलाड़ी का नाम है साथियों रूप सिंह। कौन थे, तो साथियों रूप सिंह के नाम पे साथियों जर्मनी में एक सड़क का नाम रखा गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पक्का पूछा जा सकता है प्रश्न साथियों। तो रूप सिंह इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। स्क्रीन पे साथियों प्रश्न नंबर 5 है। प्रश्न की अंटार्कटिका में भारत द्वारा स्थापित पहले अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है। एसएससी सब इंस्पेक्टर 2012 में पूछा गया प्रश्न है। तो देखिए साथियों, जो अंटार्कटिका में भारत द्वारा स्थापित पहला अनुसंधान केंद्र था उसका नाम था साथियों क्या, तो दक्षिण गंगोत्री था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों। प्रश्न नंबर 5 तक हम कर चुके हैं। आप भी इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में टिक करते चलिएगा साथियों। लास्ट में आप जरूर बताना कि आपने टॉप 20 प्रश्न में से कितने प्रश्न सही किए। इसका उत्तर आप कमेंट में जरूर बताना। और क्लास को साथियों आप इस प्रकार से देखिए जैसे आप एग्जाम हॉल में बैठे हैं और मुझे ये प्रश्न एग्जाम हॉल में देखने को मिल रहे हैं। और जितने भी प्रश्न साथियों एसएससी में पूछे गए प्रश्न हैं उन्हीं प्रश्नों को मैं आपको करवा भी रहा हूँ। तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा कि अंटार्कटिका में भारत द्वारा स्थापित पहले अनुसंधान केंद्र का नाम दक्षिण गंगोत्री था। तो इम्पोर्टेंट प्रश्न साथियों। चलिए प्रश्न नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। साथियों प्रश्न नंबर 6 है। प्रश्न की संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य, साथियों स्थायी सदस्य की बात की है। यह भी एसएससी सब इंस्पेक्टर 2012 ने एसएससी सीपीओ में पूछा गया प्रश्न है साथियों यह भी। तो देखिए साथियों, जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य होते तो उन स्थायी सदस्य कौन कौन से हैं इनके बारे में हमें बताना है। तो ऑप्शन ए है साथियों चीन, फ्रांस, रूस, यूके और यूएसए। ऑप्शन बी है चीन, कनाडा, फ्रांस, यूएसए और जर्मनी। ऑप्शन नंबर सी है चीन, जर्मनी, रूस, यूके और यूएसए। ऑप्शन नंबर डी है चीन, जर्मनी, यूएसए, यूके और कनाडा। तो देखिए साथियों, जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य हैं ये हैं साथियों कौन, तो चीन हो गया, फ्रांस हो गया, रूस हो गया, यूके हो गया और यूएसए हो गया। ये साथियों जो 5 देश हैं ये संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं। और इनके पास साथियों क्या है, तो वीटो पावर भी है। तो इनके पास साथियों वीटो पावर यानी ना कहने की शक्ति इनके पास है साथियों। तो चीन, फ्रांस, रूस, यूके और यूएसए ये साथियों संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य हैं। एसएससी सीपीओ 2012 में पूछा गया प्रश्न था। साथियों यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों के पास शेयर करना मत भूलिएगा। आपके जितने भी दोस्त एसएससी एमटीएस साथियों, चाहे एसएससी एमटीएस, सीजीएल, चाहे एसएससी जीडी किसी भी एग्जाम की तैयारी को टारगेट कर रहे हैं तो उनके लिए क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। चलिए अब हम प्रश्न नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। साथियों प्रश्न नंबर 7 है, बहुत ही आसान प्रश्न, बहुत ही सरल प्रश्न है साथियों। ऐसे प्रश्न यदि आप ना कर पाएँ तो साथियों बेकार है साथियों आपके लिए। देखिए प्रश्न नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। एसएससी सीपीओ 2012 में पूछा गया प्रश्न है। तो साथियों हमें मिलान करना है कि कौन से खिलाड़ी किस खेल से संबंध रखते हैं। तो देखिए साथियों, ऑप्शन ए ज्वाला गुट्टा ये टेनिस, ऑप्शन बी विराट कोहली क्रिकेट, ऑप्शन सी हरभजन सिंह कबड्डी और ऑप्शन नंबर डी साइना नेहवाल बैडमिंटन। तो देखिए साथियों हमें
कौन सा युग्म सही नहीं है, इसको निकालना कि कौन सा युग्म इनमें से मेल नहीं खा रहा है। तो साथियों इनमें से हमारा मेल नहीं खा रहा है हरभजन सिंह। साथियों हरभजन सिंह जो है साथियों क्रिकेट से संबंधित हैं। किससे हैं? तो साथियों इनका भी संबंध क्रिकेट से है, ना कि कबड्डी से। तो इसीलिए साथियों इनमें हरभजन सिंह का संबंध कबड्डी से दिया गया है, तो इसलिए हमारा उत्तर सही हो जाएगा हरभजन सिंह। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों हरभजन सिंह। और साथियों ज्वाला गुट्टा टेनिस से संबंध रखते हैं। विराट कोहली को तो आप सभी जानते हैं कि क्रिकेट से संबंध रखते हैं। साइना नेहवाल साथियों बैडमिंटन से संबंधित हैं। और हरभजन सिंह का साथियों इनका भी संबंध क्रिकेट से था, बट यहाँ पे कबड्डी दिया है, इसीलिए इनका सही उत्तर हो जाएगा हरभजन सिंह। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। चलिए अब हम प्रश्न नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। इससे पहले साथियों आपके लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी है। यूट्यूब पे साथियों एकदम फ्री में आपके लिए संघर्ष बैच स्टार्ट किया गया है। इसमें साथियों आपको एकदम शून्य से लेके जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न रहेंगे आपको इसमें कराया जाएगा। इसमें सर्वप्रथम साथियों हम थ्योरी क्लासेस स्टार्ट करेंगे। किससे? तो साथियों हम थ्योरी पहले स्टार्ट करेंगे, फिर जब आपका एग्ज़ाम 1 महीना बचेगा उसमें हम साथियों इसके विकल्पीय प्रश्न करवाएंगे, और वही प्रश्न करवाएंगे जो आपको एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। यह साथियों बैच स्पेशल एसएससी एमटीएस और जीडी को टारगेट करके बनाया गया है। इसमें साथियों हम आपको रीजनिंग, जीके और हिंदी ये तीन चीज़ों साथियों एक ही क्लास में करवाने वाले हैं। आपका सेशन 1, सेशन 2 और सेशन 3 एक ही वीडियो में आपका आ जाएगा। और ये साथियों क्लास 6 सितंबर से स्टार्ट है। तो साथियों 6 सितंबर से क्लास स्टार्ट है। जो बच्चे एकदम अभी नए तैयारी में आए हैं, जिनको अभी एसएससी के बारे में कुछ नहीं पता है, तो वह बच्चे इस बैच से जुड़ना मत भूलिएगा। साथियों एकदम फ्री है, आपको ये बैच यूट्यूब पे ही कराया जाएगा। तो साथियों इसीलिए इसका नाम हमने संघर्ष बैच दिया है। इसमें साथियों एकदम शून्य से लेकर के साथियों एकदम एकदम स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर एकदम अंत तक हम पढ़ने वाले हैं, चाहे रीजनिंग हो, चाहे जीके हो, चाहे हिंदी हो। तो साथियों 6 सितंबर से हम इसका क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। तो एमटीएस वाले बच्चे कमेंट करते हैं कि मेरा साथियों क्लास कब होगा। तो साथियों जब आपका जीके और संघर्ष बैच वाला जब साथियों वीडियो आएगा, तो उसमें साथियों हमने आपसे वादा किया था कि मैं जीके का प्रैक्टिस सेट आपको एग्ज़ाम के होने तक करवा दूंगा। तो साथियों वहीं आपको जीके का जो साथियों सेशन जब आपका खुलेगा, तो आप जीके वाला वीडियो देखना मत भूलिएगा, क्योंकि साथियों एमटीएस और जीडी को टारगेट करते हुए साथियों मैं जीके का प्रैक्टिस सेट उसमें करवाऊंगा। तो शुरू में साथियों हमारी थ्योरी क्लास होगी, बाद में जब आपका एग्ज़ाम 1 महीना बचेगा तो उसमें हम साथियों इसकी विकल्पीय प्रश्न को करवाएंगे। तो साथियों संघर्ष बैच स्पेशल आप ही के लिए, आपकी सफलता को समर्पित है। तो इसीलिए साथियों बैच एकदम फ्री है, आप यूट्यूब पे इसको 6 सितंबर से देख सकते हैं। तो यदि आप इस बैच के लिए एग्री हैं साथियों, तो आप कमेंट में यस ज़रूर करना और ज़रूर बताना कि हाँ सर मैं इसके लिए रेडी हूँ, मैं तैयार हूँ। तो आप कमेंट में ज़रूर बताना, तभी साथियों मैं इस बैच को स्टार्ट करूँगा। आप लोग साथियों जब कुछ कहेंगे ही नहीं तो उतना साथियों मुझे मोटिवेशन भी नहीं मिलता वीडियो बनाने के लिए। तो साथियों जब आप तैयार रहेंगे तो मैं ज़रूर आपके लिए मन लगा के एकदम बढ़िया से इस बैच को हम स्टार्ट करेंगे और शून्य से शिखर तक इसको ले जाएंगे साथियों। तो कमेंट में ज़रूर बताना कि हाँ सर मैं संघर्ष बैच के लिए रेडी हूँ। एकदम निःशुल्क साथियों यूट्यूब पे ही क्लास होगी। तो साथियों रीजनिंग, जीके और हिंदी सभी साथियों एकदम स्टार्टिंग से लेके अंत तक इसको हम पढ़ने वाले हैं। तो यदि आप एग्री रहेंगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, मैं आपके कमेंट को देखूंगा साथियों। तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। चलिए साथियों हम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। साथियों स्क्रीन पे हमारा प्रश्न नंबर 8 आ चुका है। प्रश्न 8 हमारा बोला है साथियों कि 2011 की जनगणना यानी अंतरिम डेटा जो होती है उसके अनुसार साथियों निम्नलिखित में से किस राज्य में पुरुष और महिला साक्षरता में सबसे बड़ा अंतर है। एसएससी सीपीओ में यह भी पूछा गया प्रश्न है साथियों। 2012 का एग्जाम जब हुआ था उसमें पूछा गया प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में पुरुष और महिला साक्षरता में सबसे बड़ा अंतर है। तो साथियों यह राज्य है साथियों हमारा राजस्थान। कौन सा राज्य है साथियों? तो राजस्थान राज्य जो है ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 2011 की जनगणना के अनुसार साथियों राजस्थान राज्य में पुरुष और महिला में साक्षरता में सबसे बड़ा अंतर था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। साथियों स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 9 दिखाई दिया है। प्रश्न की निम्नलिखित राज्यों में से किसने नीम वृक्ष को राज्य वृक्ष के रूप में अपनाया। स्टार लगाइए साथियों। पहले तो इसको आप इम्पोर्टेंट प्रश्न है, पूछा जा सकता है। इसी प्रकार के प्रश्न आपको एसएससी में पूछे जाते हैं साथियों और देखने को मिल भी सकते हैं। तो प्रश्न की निम्नलिखित राज्यों में से किसने साथियों नीम वृक्ष को और राज्य वृक्ष के रूप में अपनाया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, बहुत ही अच्छा प्रश्न साथियों कि नीम किस राज्य का राजकीय वृक्ष है। तो साथियों राइट आंसर इसका हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी आंध्र प्रदेश। कौन था साथियों? तो आंध्र प्रदेश जो है साथियों यह नीम वृक्ष राजकीय वृक्ष है। कहाँ का? तो आंध्र प्रदेश का है साथियों। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों प्रश्न नंबर 10 स्क्रीन पे दिख रहा है। प्रश्न की भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की स्थापना कब की गई।
बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है साथियों। प्रश्न की भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की स्थापना कब की गई थी? एसएससी सब इंस्पेक्टर 2014 में पूछा गया प्रश्न कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की स्थापना कब की गई थी। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की स्थापना होती है साथियों 1851 में। कब होती है साथियों? तो 1851 में साथियों भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की स्थापना होती है। इम्पोर्टेंट प्रश्न साथियों, बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा जा सकता है। 2014 में पूछा गया प्रश्न था। 1851 इज द राइट आंसर होगा। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की स्थापना 1851 में होती है। साथियों प्रश्न नंबर 11 है। प्रश्न है कि कौन बनेगा करोड़पति 6 की पहली महिला विजेता कौन थी? यानी साथियों जो कौन बनेगा करोड़पति छठा संस्करण जब इसका हुआ था तो उस समय पहली महिला विजेता कौन थी? साथियों इम्पोर्टेंट प्रश्न इसलिए बन जाता है क्योंकि प्रथम महिला विजेता बनी थी इसकी, तो इसीलिए साथियों यह इम्पोर्टेंट है। और एसएससी सीपीओ 2014 में पूछा भी प्रश्न है कि कौन बनेगा करोड़पति 6 की पहली महिला विजेता कौन थी? तो साथियों ये थी साथियों सुमीत कौर साहनी। कौन थी साथियों? तो सुमीत कौर साहनी जो थी ये साथियों कौन बनेगा करोड़पति 6 संस्करण की पहली महिला विजेता थी। साथियों पहली महिला विजेता है, इसीलिए यह इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है, ध्यान में रख के चलिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। साथियों प्रश्न नंबर 12 दिखाई दिया है। प्रश्न की उभयचर का शब्द का क्या अर्थ है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए साथियों जो उभयचर होते हैं इनका हमें अर्थ बताना है। तो यह भी एसएससी सीपीओ 2015 में पूछा गया प्रश्न है। तो उभयचर का अर्थ होता है क्या साथियों? ऑप्शन ए है 2 जीवन, ऑप्शन बी 4 जीवन, ऑप्शन सी 3 जीवन और ऑप्शन नंबर डी 1 जीवन। तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा उभयचर शब्द का अर्थ होता है साथियों कितना? तो 2 जीवन। क्या होता है साथियों? द्विजीवन जो होता है या उभय चक्र का सॉरी साथियों उभयचर का अर्थ होता है द्विजीवन, यानी 2 जीवन उभयचर शब्द का अर्थ है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों प्रश्न नंबर 13 दिखाई दिया है। प्रश्न की आर्य समाज के संस्थापक थे। 2015 एसएससी सीपीए में पूछा गया प्रश्न है कि आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए दयानंद सरस्वती, ऑप्शन बी राजा राम मोहन राय, ऑप्शन नंबर सी विवेकानंद और ऑप्शन नंबर डी ए निवेशन। तो साथियों आर्य समाज के संस्थापक थे दयानंद सरस्वती। कौन थे? तो दयानंद सरस्वती जी आर्य समाज के संस्थापक थे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती जी थे। एसएससी सब इंस्पेक्टर 2015 में पूछा गया प्रश्न है। चलिए प्रश्न नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों प्रश्न नंबर 14 है। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान में 7वीं अनुसूची की संघ सूची के अंतर्गत नहीं आता है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है साथियों। ऐसे ही प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं कि कौन सा भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की संघ सूची के अंतर्गत नहीं आता है। तो साथियों यह नहीं आता है हमारा कौन सा? तो नशीली शराब जो है साथियों यह संविधान की 7वीं अनुसूची की संघ सूची के अंतर्गत नहीं आता। बाकी जो टाँक और तार, राज्यों के लेखाओं की संघ परीक्षा, बैंकिंग, ये सभी साथियों आते हैं। बट जो हमारा नशीली शराब है यह हमारे संविधान की 7वीं अनुसूची संघ के अंतर्गत नहीं आता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, नशीली शराब। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों प्रश्न नंबर 15 है। प्रश्न की भारत में दहेज प्रतिषेध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भारत में दहेज प्रतिषेध अधिनियम यानी डॉरी प्रोहिबिटेशन एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? तो देखिए साथियों जो भारत में दहेज प्रतिषेध अधिनियम था यह हमारा पारित होता 1961 में। कब होता है साथियों? तो 1961 में पारित हुआ था। तो ऑप्शन में ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा कि भारत में दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 में पारित हुआ था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। दहेज प्रतिषेध अधिनियम बहुत बार पूछा जा सकता है एग्जाम से आपसे, तो साथियों इसलिए आप इसको ध्यान में रख के चलिएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1961। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 16 है। प्रश्न की 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से 2011 तक भारत की जनसंख्या का वार्षिक वृद्धि दर क्या था? तो इम्पोर्टेंट है साथियों, इसको पहले आप स्टार लगा के चलिए, हो सकता है एग्जाम में आप प्रश्न पूछ लिया जाए। प्रश्न की 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से 2011 तक भारत की जनसंख्या का वार्षिक वृद्धि दर क्या था साथियों? तो वार्षिक यहाँ पे बात हो रही है साथियों ईयरली, तो वार्षिक वृद्धि दर क्या है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार साथियों 2001 से 2011 तक भारत में कुल वार्षिक वृद्धि दर थी साथियों कितनी? तो 1.64%। कितनी? तो साथियों 1.64% जो है साथियों यह भारत में वार्षिक वृद्धि दर थी।
तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, पूछा जा सकता है प्रश्न साथियों, इसलिए आप इसको ध्यान में रख के चलिएगा। साथियों फिर एक बार आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और आपको क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक कर दीजिए, और इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों के पास जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। चाहे आपके दोस्त एमटीएस की तैयारी करें, चाहे सीजीएल की तैयारी करें, चाहे जीडी की तैयारी करें, उनके लिए यह क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो प्लीज़ साथियों मैं आपके लिए डेली इतने अच्छे प्रश्न लेके आता हूँ, तो आपका भी दायित्व है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो ये साथियों करना आप ज़रूर, ये साथियों लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा, और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए अब हम प्रश्न नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, प्रश्न नंबर 17 है। प्रश्न की धुसका किस राज्य का सबसे लोकप्रिय खाद्य पदार्थ है। साथियों यहाँ पे साथियों व्यंजन की बात हो रही है, तो धुसका जो है साथियों यह किस राज्य का सबसे लोकप्रिय खाद्य पदार्थ है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है साथियों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इस राज्य वाले तो जानते ही होंगे कि मेरा तो यही उत्तर आ जाएगा, यानी जो बच्चे इस राज्य से संबंधित होंगे, क्लास देख रहे होंगे, तो उनको तो इसका उत्तर तुरंत पता चल गया होगा। बट साथियों जो बच्चे इस राज्य से नहीं है, तो मैं इसका उत्तर उनको बता दूं कि धुसका किस राज्य का सबसे लोकप्रिय खाद्य पदार्थ है। तो साथियों यह राज्य है झारखंड। कौन सा है, तो साथियों झारखंड जो है साथियों, ये राज्य है साथियों धुसका का सबसे लोकप्रिय खाद्य पदार्थ झारखंड का है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा झारखंड। चलिए प्रश्न नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 18, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। प्रश्न की निम्नलिखित में से ब्रह्मांड के लिए दूसरा शब्द कौन सा है। साथियों ब्रह्मांड के लिए दूसरा शब्द कौन सा है, स्टार लगाइए साथियों, पहले इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। यदि एग्जामिनर वाला फुल मूड में रहेगा तो आपसे ऐसे प्रश्न की डिमांड कर सकता है कि किसे साथियों ब्रह्मांड का दूसरा शब्द के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए बिग क्रंच, ऑप्शन बी खगोल विज्ञान, ऑप्शन सी कॉस्मोस, और ऑप्शन नंबर डी सुपरनोवा। तो देखिए साथियों ब्रह्मांड के लिए दूसरा शब्द है साथियों कॉस्मोस। साथियों का क्या इसको इस्तेमाल करते हैं, तुम कॉस्मोस को इस्तेमाल करते हैं, ये ब्रह्मांड के लिए दूसरा शब्द है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, ध्यान में रख के चलिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 19 है साथियों, प्रश्न की निम्नलिखित में से किस तारामंडल को शिकारी भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, कौन सा तारामंडल है जिसे हम शिकारी के नाम से भी जानते हैं। देखिए साथियों प्रश्न का लेवल कैसे कैसे प्रश्न पूछा जा रहा है। प्रश्न की किस तारामंडल को शिकारी भी कहा जाता है। तो साथियों ऑप्शन ए है कैसियोपिया, ऑप्शन नंबर डी है लियो मेजर, ऑप्शन नंबर सी है सप्तऋषि, और ऑप्शन नंबर डी है ओरायन। तो साथियों यह तारामंडल है जिसे हम शिकारी के नाम से भी जानते हैं, तो ये है साथियों ओरायन। कौन सा है, तो साथियों ओरायन जो है साथियों इस तारामंडल को शिकारी भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, एग्जाम के लेवल से तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है, पूछा जा सकता है कि ओरायन तारामंडल को साथियों शिकारी भी कहा जाता है। चलिए प्रश्न नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, प्रश्न नंबर 20 है। प्रश्न की निम्नलिखित में से किन तरीकों यानी प्रक्रमों द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो इम्पोर्टेंट प्रश्न साथियों, तो साथियों देखिए वह कौन सा तरीका है जिसमें ऊष्मा स्थानांतरण की किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये है साथियों कौन सा, तो बहुत ही आसान प्रश्न है, इसका तो उत्तर आपको पता होगा साथियों। इसका राइट आंसर हो जाएगा विकिरण। जो विकिरण है साथियों यह ऊर्जा किसी भी स्रोत, यह साथियों जो विकिरण की बात करें हम, तो विकिरण साथियों ऊर्जा किसी स्रोत से आती है और प्रकाश की गति से अंतरिक्ष में यात्रा करती है। किससे, तो साथियों यह प्रकाश की गति से अंतरिक्ष में यात्रा करती है। इसमें तरंग जैसे गुण होते हैं और इसे विद्युत चुंबकीय तरंगे भी कहा जाता है। तो साथियों एक प्रश्न आपका बन गया कि विकिरण को क्या कहते हैं। साथियों विकिरण को हम क्या कहते हैं, तो विकिरण को विद्युत चुंबकीय तरंग के नाम से भी जानते हैं। क्या कहते हैं, तो साथियों विकिरण को विद्युत चुंबकीय तरंग के नाम से भी जानते हैं। एक प्रश्न साथियों आपका ये भी बन गया। तो विकिरण साथियों जो है यह साथियों विकिरण ऊर्जा किसी स्रोत से आती है। तो इसीलिए साथियों प्रश्न है कि कौन से तरीकों द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण की आवश्यकता नहीं होती है। तो विकिरण की साथियों किसकी नहीं होती, विकिरण की, यह साथियों किसी ऊर्जा स्रोत से आती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों विकिरण। साथियों चलिए हम प्रश्न नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं। क्लास के स्टार्ट में हमने आपसे कहा था केवल हमारे पास 20 प्रश्न है, लेकिन साथियों पिछली बार जब हम क्लास करवा रहे थे तो उसमें हम साथियों 3 प्रश्न को नहीं करवा पाए थे। तो इसीलिए साथियों आज हम 3 प्रश्न एक्स्ट्रा और करने वाले हैं। तो 23 प्रश्न हमारे पास हैं। शुरू में हमने आपसे केवल 20 ही प्रश्न कहा था, तो इसलिए कहा था साथियों कि क्योंकि पिछली बार जब हम प्रैक्टिस सेट करवा रहे थे इससे पहले वाला, तो उसमें हम साथियों 3 प्रश्न छोड़ दिए थे। तो उन्हीं 3 प्रश्नों को आज हम इस क्लास में करवाएंगे। तो हमारे पास साथियों अभी 3 प्रश्न और हैं, चलिए उन 3 प्रश्नों को और कर लेते हैं। साथियों प्रश्न नंबर 21 है। प्रश्न की निम्नलिखित में से कौन सा एक बहिर्जनिक बल है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न साथियों, बहिर्जनिक बल कौन सा है, एमटीएस एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो साथियों देखिए जो बहिर्जनिक बल है
हमारे यहाँ है पवन। कौन सा है? तो साथियों जो पवन होता है हमारे यहाँ बहिर्जनिक बल होता है। बाकी भूस्खलन, ज्वालामुखी और भूकंप ये साथियों बहिर्जनिक बल के अंतर्गत नहीं आते। बट पवन जो है साथियों यह बहिर्जनिक बल है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न था। चलिए प्रश्न नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं। साथियों प्रश्न नंबर 22 है। प्रश्न की निम्नलिखित में से कौन सा पौधों में प्रजनन का अलैंगिक रूप नहीं है? साथियों प्रश्न की निम्नलिखित में से कौन सा पौधों में प्रजनन का अलैंगिक रूप नहीं है? ऑप्शन ए है बीजाणु निर्माण, ऑप्शन बी मुकुलन, ऑप्शन सी कायिक प्रवर्धन और ऑप्शन नंबर डी परागण। तो साथियों देखिए पौधों में प्रजनन का अलैंगिक कौन सा? तो साथियों अलैंगिक रूप नहीं है। तो साथियों सीधी सी बात है। तो ये हमारा प्रजनन कैसे होता है साथियों? परागण के द्वारा। किसके द्वारा? तो साथियों परागण के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों परागण। क्या होगा? तो परागण साथियों अलैंगिक रूप नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। आज का अंतिम और लास्ट प्रश्न है साथियों। प्रश्न की अहमदाबाद में पहली सूती कपड़ा मिल किस वर्ष शुरू हुई थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, अच्छा प्रश्न है। आज जितने भी प्रश्न करवाए गए साथियों एसएससी के किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न थे। तो अहमदाबाद में पहली सूती कपड़ा मिल किस वर्ष शुरू हुई थी? तो साथियों यह शुरू हुई थी हमारी 1861 में। कब हुई थी साथियों? तो 1861 में साथियों अहमदाबाद में पहली सूती कपड़ा मिल शुरू हुई थी। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा 1861। सातों प्रश्न यहीं तक थे। आज जितने भी प्रश्न करवाए गए एसएससी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न थे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास थी साथियों। अगर आप इस चैनल पर नए आए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आप इस चैनल पर डेली रहते हैं तो इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए साथियों हम एक बार फिर बात कर लेते हैं संघर्ष बैच के बारे में। तो साथियों जाते जाते मैं सिर्फ आपको एक बार फिर बता देना चाहता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ साथियों यह बैच फ्री है। यूट्यूब पे आपके लिए करवाई जाएगी संघर्ष बैच साथियों। इसमें हम शून्य से लेकर के एकदम अंत तक पढ़ने वाले हैं साथियों। सबसे पहले इसमें हम साथियों क्या करेंगे? तो थ्योरी क्लास होगी साथियों। पहले हम इसका थ्योरी पहले पढ़ लेंगे, अपना थ्योरी मजबूत करेंगे। और थ्योरी जब हमारा क्लियर हो जाएगा साथियों तो एग्ज़ाम जब आपका 1 महीना बचेगा साथियों, जब आपका एग्ज़ाम 1 मंथ बचेगा तो उसी 1 मंथ में साथियों रीजनिंग, जीके और हिंदी इनका हम बहुविकल्पीय प्रश्न जो एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं उनको हम प्रैक्टिस सेट में डेली करवाएंगे। बाकी तो साथियों आपकी क्लास साथियों 6 सितंबर से आने वाली है। तो 6 सितंबर से साथियों आपकी ये क्लास आएगी और यूट्यूब पे रहेगी, एकदम फ्री रहेगी साथियों। मैं ये नहीं कहता साथियों कि आप मेरे ही चैनल से पढ़िए। कि मैं ही 100% आपको गारंटी देता हूँ कि प्रश्न हमारी ही क्लास से आएंगे। मैं ये नहीं कहता साथियों कि हमारी ही क्लास से आएंगे। बट हाँ, जो एसएससी जीडी में जिस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, जिस लेवल के प्रश्न पूछे जाते हैं, उन प्रकार के प्रश्नों को हम पढ़ने वाले हैं। बट साथियों मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ मेरे ही क्लास से आएंगे। आप कहीं से भी पढ़िए, किसी भी क्लास किसी भी चैनल से पढ़िए साथियों, बट पढ़ते रहिए बस। साथियों मैं जो बच्चे अभी बिगिनर हैं, एकदम फ्रेशर हैं, जिनको अभी कुछ भी आता नहीं है, तो उनके लिए साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट यह बैच है संघर्ष बैच साथियों। उन्हीं के लिए स्टार्ट किया गया है एकदम शुरू से साथियों अंत तक इसमें हम पढ़ने वाले हैं। इसमें हम रीजनिंग, जीके और हिंदी ये 3 चीज़ साथियों एक ही क्लास में पढ़ेंगे। लेकिन हाँ कब? जब आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि हाँ मैं इसके लिए एग्री हूँ सर, आप इस बैच को लेके आइए। साथियों एकदम फ्री है, यूट्यूब पे है साथियों। फ्री का मुझे पता है साथियों, फ्री की चीज़ों को आप लोग कोई वैल्यू नहीं देते हैं, लेकिन जो फ्री वाला होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। एग्ज़ाम हॉल में जाके हमें पता चलता है। और साथियों एमटीएस वाले बच्चों के लिए इसमें जब जीडी वाला क्लास आएगा साथियों, जो संघर्ष बैच वाला, उसमें जो आपका साथियों जीके वाला पोर्शन रहेगा, तो एमटीएस के बच्चों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। आप जीके वाला पोर्शन ज़रूर देख लीजिएगा। यह साथियों एमटीएस और जीडी दोनों को साथियों मिक्स करके यह क्लास बनाई जाएगी। स्पेशल साथियों जीडी के लिए रहेगी, लेकिन जो जीके वाला पोर्शन रहेगा यह साथियों एमटीएस के बच्चों के लिए और जीडी के बच्चों के लिए, इन दोनों बच्चों के लिए साथियों इम्पॉर्टेंट रहेगा। तो बस साथियों यही बताना चाहते थे आपके लिए कि संघर्ष बैच आपके लिए एकदम फ्री है साथियों। आप कमेंट बॉक्स में इसके बारे में बताना, तभी मैं इसको स्टार्ट करूँगा। अगर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे और वीडियो को शेयर करेंगे तभी यह बैच लाऊंगा साथियों। देखिए साथियों फ्री की कोई उतना वैल्यू नहीं देता है, बट साथियों फ्री जो होता है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। एग्ज़ाम हॉल में जाके हमें पता चलता है या कहीं हम रहते हैं, देखिए जानकारी हमें कहीं से मिले हमें ले लेना चाहिए साथियों। तो इसीलिए साथियों यदि आप एग्री रहेंगे, कमेंट बॉक्स में बताएंगे, तो आपके लिए बैच स्टार्ट कर दिया जाएगा। जब आप एग्री ही नहीं रहेंगे तो साथियों यह बैच हम नहीं स्टार्ट करेंगे। तो आप कमेंट में ज़रूर बताना कि हाँ मैं रेडी हूँ। तो आपके लिए साथियों रीजनिंग, जीके और हिंदी डेली साथियों 6 सितंबर से आपकी क्लासें आने लगेंगी। तो कमेंट में बताना साथियों। तो फिर साथियों जाते जाते यही कहूँगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों के पास शेयर करना मत भूलिएगा। जितने भी दोस्त आपके एसएससी, एमटीएस, जीडी, सीजीएल किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए साथियों क्लास भी काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। आज जितने प्रश्न करवाए गए साथियों टॉप 23 प्रश्न थे। एसएससी के किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए प्रश्न थे। उन्हीं प्रश्नों को साथियों आज हम प्रैक्टिस सेट में करवाए हैं। तो क्लास इंपॉर्टेंट थी साथियों। ज़रा सी भी अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना और साथियों
चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके मत जाना। तो चलिए मिलते हैं हम साथियों अगली वीडियो में। अगली वीडियो काफ़ी शानदार रहने वाली है। अगली वीडियो का वेट कीजिएगा साथियों, कल तक आ जाएगी। तो तब तक के लिए साथियों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, टेक केयर, बाय बाय, मस्त रहना, अपना ख्याल रखना।